मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन BA ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान पेपर 4 एवं MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 MDH यूनिवर्सिटी है। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में जो हमारा विषय था वो था लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की समानताएं और असमानताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताएं और असमानताएं, सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो हमने कर लिया था वो था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताएं। हमारा जो विषय चल रहा था वो था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताएं, डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। डिसिमिलरिटीज़ या असमानताओं में हमारे सामने 4 विद्वानों के विचार आए थे जिन्होंने असमानता के पक्ष में अपने विचार दिए थे। कौन कौन से थे? हर्बर्ट साइमन, सर जोसियस स्टैम्प, पॉल H. एप्पलबी और पीटर F. ड्रकर। कौन कौन से थे? हर्बर्ट साइमन, सर जोसियस स्टैम्प, पॉल H. एप्पलबी और पीटर F. ड्रकर। इन चारों विद्वानों के विचार हमने देखे थे जो इन्होंने असमानताओं के संबंध में दिए थे। अब असमानताओं के संबंध में हमारे सामने 20 बिंदु आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि असमानताओं को विस्तार पूर्वक वर्णित किया जा सकता है, विस्तार पूर्वक लिया जा सकता है। असमानताओं के निम्नलिखित बिंदु मैं आपके सामने रखूँगा। पहले बिंदु रखूँगा, फिर उसको विस्तार पूर्वक करेंगे। तो बिंदु कौन कौन से? पहला बिंदु था क्षेत्र एवं प्रभाव। क्षेत्र एवं प्रभाव, इसमें 20 प्रकार के बिंदु हैं जो हमारे सामने आएंगे। पहला बिंदु है क्षेत्र एवं प्रभाव, स्कोप एंड इफेक्ट, स्कोप एंड इफेक्ट। दूसरा है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या है। तीसरा है आधिकारिक प्रकृति, मोनोपोलिस्टिक नेचर, आधिकारिक प्रवृत्ति, मोनोपोलिस्टिक नेचर। फिर है राजनीतिक स्वरूप, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक स्वरूप, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फिर है संगठन का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कानूनी स्थिति, नेक्स्ट है कानूनी स्थिति, लीगल कंडीशंस, कानूनी स्थिति, लीगल कंडीशंस। फिर है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है कार्यकरण, वर्किंग प्रोसीजर, कार्यकरण, वर्किंग प्रोसीजर। फिर है कुशलता, इफेक्टिवनेस। फिर है कार्यों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कार्यों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। देन पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। 13 नंबर है संविधान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है दबाव, प्रेशर। फिर है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। फिर है कार्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्क। फिर है सिक्योरिटी, सुरक्षा। फिर है परिवर्तनशीलता, चेंजेबल। फिर है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन। फिर है राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग। तो ये 20 प्रकार के बिंदु हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताओं को दर्शाते हैं, असमानताओं को विस्तार पूर्वक वर्णित करते हैं। तो पहला बिंदु है क्षेत्र एवं प्रभाव, स्कोप एंड इफेक्टिव। क्षेत्र एवं प्रभाव, स्कोप एंड इफेक्ट। क्या इफेक्ट होगा, क्या स्कोप होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये हम बताएंगे। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र, इसमें हम करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं प्रभाव। तुलनात्मक रूप से लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं प्रभाव तुलनात्मक रूप से व्यापक और अधिक प्रभावी होता है, व्यापक होता है और अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि लोक प्रशासन तो सरकार का अंग है। लोक प्रशासन सरकार का कार्यकारी अंग है, सरकार का अंग है। वर्तमान राज्यों से जितने भी कार्यों की अपेक्षा की जाती है,
राज्यों से जो कार्यों की अपेक्षा की जाती है वे सभी लोक प्रशासन द्वारा संपादित किए जाते हैं, सभी लोक प्रशासन द्वारा पूरे किए जाते हैं। किसी निश्चित भूभाग पर शासन करने वाली सरकार, कोई निश्चित भूभाग है जिस पे जो सरकार शासन कर रही है, शासन करने वाली सरकार का कार्य क्षेत्र निस्संदेह व्यापक ही होगा। जो सरकार कार्य कर रही है निश्चित भूभाग पे, उसका कार्य जो है वो व्यापक ही होगा। जबकि निजी प्रशासन का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है और कम प्रभाव का होता है। क्यों होता है? क्योंकि समय, साधन, वित्त तथा कानून इत्यादि कई बाधाएं निजी प्रशासन के समक्ष होती हैं। इस प्रकार की बाधाएं हैं जो निजी प्रशासन के समक्ष होती हैं। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं प्रभाव अत्यधिक होगा कि लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन सरकार का कार्यकारी अंग है। लोक प्रशासन में जो निश्चित भूभाग है उस पर जो सरकार कार्य कर रही है उसमें वो सरकार सभी प्रकार के कार्य करती है, जनता की भलाई के लिए सभी प्रकार के कार्य करती है। जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र छोटा और कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि निजी प्रशासन केवल एक संगठन या केवल एक ऑफिस तक ही सीमित रहता है, केवल एक संगठन तक या एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तक ही सीमित रहता है। और लोक प्रशासन संपूर्ण भूभाग में जो क्षेत्र है, संपूर्ण जो क्षेत्र है उस पर अपना कार्य करता है, उसकी जनता के लिए कार्य करता है। तो क्षेत्र एवं प्रभाव से ये पता चला कि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है। सरकार जो कि एक निश्चित भूभाग पे अपना वर्चस्व करती है, अपना कार्य करती है, उस सरकार का अंग है, उस सरकार का कार्यकारी अंग है और उस सरकार के लिए कार्य करता है। जबकि निजी प्रशासन केवल एक संगठन के लिए कार्य करता है, तो उसका क्षेत्र और प्रभाव जो है वो कम और सीमित है। दूसरा पॉइंट आता है उद्देश्य की दृष्टि से भी लोक प्रशासन का कार्य अत्यधिक बड़ा है। लोक प्रशासन का कार्य विस्तार पूर्वक है। लोक प्रशासन का कार्य बहुत अधिक है। लोक प्रशासन का मूल्य लक्ष्य क्या है? लोक प्रशासन का मूल्य लक्ष्य है जन सेवा और सामुदायिक कल्याण, जन सेवा करना और सामुदायिक कल्याण करना। स्वाभाविक रूप से निजी प्रशासन का मुख्य कार्य, स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो निजी प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? लाभ अर्जन, केवल लाभ कमाना, लाभ के लिए कार्य करना। जबकि लोक प्रशासन का मूल कार्य क्या है? जन सेवा और सामुदायिक कल्याण। इस संबंध में फेलिक्स ए निग्रो कहते हैं कि, फेलिक्स ए निग्रो के शब्द हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लेना। फेलिक्स ए निग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता की वह मूल सेवा है, जनता की वह मूल सेवा है जो उसके द्वारा की जाती है। जनता की वह मूल सेवा है जो उसके द्वारा की जाती है, जैसे पुलिस, अग्निशमन, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, कृषि विज्ञान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि। यही कारण है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। क्योंकि लोक प्रशासन में सभी प्रकार के सरकार के कार्य आते हैं, इसलिए इसका उद्देश्य जन सेवा है और इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका उद्देश्य सामुदायिक कल्याण है, इसलिए इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक, अत्यंत विस्तृत है। इन सेवाओं में प्रत्येक सेवा विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है। प्रत्येक सेवा किसके कारण उत्पन्न होती है? विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है, जो स्वयं आधुनिक समाज में व्यक्तियों पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। आधुनिक समाज में व्यक्तियों पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थे प्रोफेसर फेलिक्स ए निग्रो के शब्द, जो उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का उद्देश्य जन सेवा है, जन कल्याण है। लोक प्रशासन में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो जनता की सेवा के लिए किए जाते हैं, सरकारी कार्य होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। वस्तुतः लोक कल्याणकारी राज्यों में सभी का कल्याण और कुछ विशिष्ट स्थितियों में
जन संतुष्टि ही लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्यों में सभी का कल्याण करना, लोक कल्याणकारी राज्यों में सभी का कल्याण करना और कुछ विशिष्ट स्थितियों में जन संतुष्टि ही, जन की संतुष्टि मतलब जनता की संतुष्टि ही लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जनता की संपूर्ण संतुष्टि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। जबकि निजी प्रशासन लाभ कमाने के लिए बनते हैं तथा घाटे की स्थिति में बंद भी हो जाते हैं। निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है? केवल लाभ कमाना, और अगर यदि घाटा होता है तो इन्हें बंद भी कर दिया जाता है। जबकि लोक प्रशासन सदैव चलता रहता है। लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य है जनता की सेवा करना, जनता के लिए कार्य करना, जनता के सभी कार्यों को पूर्ण करना। जबकि निजी प्रशासन केवल लाभ कमाने के लिए अपने अस्तित्व में आते हैं। उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और यदि उनको लाभ नहीं मिलता है तो ये निजी प्रशासन बंद भी हो सकते हैं। ये था दूसरा पॉइंट उद्देश्य का। तीसरा पॉइंट आता है आधिकारिक प्रवृत्ति। आधिकारिक प्रवृत्ति मोनोपोलिस्टिक नेचर। आधिकारिक प्रवृत्ति किसी भी देश में चाहे कैसा भी शासन व्यवस्था हो, किसी भी देश में कैसी भी शासन व्यवस्था हो, कार्य या विषय ऐसे होते हैं, कोई सी भी शासन व्यवस्था हो, उसके कार्य या विषय ऐसे होते हैं जिन पर केवल सरकार का एकाधिकार होता है, सरकार की मोनोपोली होती है। कोई भी शासन व्यवस्था हो, लेकिन सरकार की मोनोपोली उसके कार्यों पर होगी, सरकार की एकाधिकार उसके कार्यों पर होगा और रहनी भी चाहिए। अर्थात निजी प्रशासन के अधिकार या कार्य क्षेत्र उतना ही होता है जो संविधान या शासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निजी प्रशासन के ऊपर केवल संविधान और शासन के द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं वो ही लागू होते हैं, जबकि लोक प्रशासन पे सभी प्रकार के कार्य लागू होते हैं। लोक प्रशासन केवल सरकार का एक अधिकार रहता है, लोक प्रशासन पे सरकार का एक अधिकार रहता है, चाहे कोई भी शासन हो, कैसी भी शासन व्यवस्था हो, सरकार का एक अधिकार रहेगा लोक प्रशासन पे। अमूल्य वस्तुएं जैसे अमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, हीरा, पुखराज, अमूल्य सोना, चांदी, हीरा, पुखराज, ये हैं अमूल्य धातुएं। और अमूल्य प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ या राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति के मामले, मुद्रा, हथियार, गोला बारूद, परमाणु, अंतरिक्ष संबंधी क्षेत्र केवल सरकार या लोक प्रशासन के हाथों में होते हैं। ये वो संसाधन हैं जो केवल और केवल लोक प्रशासन या सरकार के हाथों में होते हैं। इस पे सरकार का एक अधिकार रहता है। निजी प्रशासन का किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता, केवल संविधान या शासन द्वारा जो उन्हें कार्य दिए जाते हैं वही उन्हें लागू करने होते हैं। जबकि लोक प्रशासन के पास संपूर्ण अमूल्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनके अनुसार वह अपने कार्यों को पूर्ण करता है। चौथा आता है राजनीतिक स्वरूप। राजनीतिक स्वरूप क्या है? राजनीतिक स्वरूप क्योंकि लोक प्रशासन पूरी तरह से राजनीतिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। तो लोक प्रशासन का राजनीतिक स्वरूप कल करेंगे।